वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के अपने इस वीडियो में हम अपने फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। उसके सभी प्रश्नों को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हम्बोल्ट बिलोंग टू विच कंट्री? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एक बहुत बड़े ज्योग्राफर थे। उनके बारे में हमारे चैप्टर में डिस्कस किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। वो किस देश से संबंधित हैं ये बताना है हमें इस प्रश्न में। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और यूएस। बच्चों, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का संबंध था जर्मनी से। वो एक जर्मन स्कॉलर थे, जर्मनी के विद्वान थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है जर्मनी। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम और बढ़ाते हैं। आधुनिक दौर के सभी ज्योग्राफर्स में से, सभी ज्योग्राफी के विद्वानों में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का सम्मान सबसे ज़्यादा इस दृष्टिकोण से किया जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत लंबे क्षेत्र में, बहुत दूर तक के अलग अलग हिस्सों में, कई सारे कॉन्टिनेंट्स में उन्होंने घूम करके यात्राएं की। बहुत सारे ज्योग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट का इन्होंने आविष्कार किया था। पुराने जो इंस्ट्रूमेंट प्रचलन में थे उनका नए तरीके से किस तरीके से उपयोग किया जाए। अलग अलग बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में वो गए जहाँ पर उनके पहले कोई नहीं गया था और बहुत डिटेल में, बहुत लंबे क्षेत्र का उन्होंने सर्वे किया और उस पर तमाम ज्योग्राफिकल रिकॉर्ड्स तैयार किए। ये अकेले आधुनिक दौर के ऐसे भूगोलवेत्ता हैं जो किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी विश्वविद्यालय से उनका संबंध नहीं था। वो एक ट्रैवलर के तौर पर, एक विद्वान के तौर पर, एक फिलोसोफर के तौर पर उनको देखा जाता है। लेकिन आधुनिक दौर के भूगोलवेत्ताओं में इनको सबसे ज़्यादा सम्मानजनक स्थान दिया जाता है। जर्मनी में इनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया था, जो चित्र आपको दिखाया गया है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट न केवल जर्मनी बल्कि भूगोल के आधुनिक दौर के सबसे बड़े विद्वानों में से एक हैं और इनका संबंध जर्मनी से था। तो ये एक जर्मन ज्योग्राफर या जर्मन फिलोसोफर माने जाते हैं। हम्बोल्ट बिलोंग टू जर्मनी। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, दिस इज सेकंड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज रिलेटेड विद टेम्पोरल सिंथेसिस? निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सामयिक संश्लेषण से संबंधित है? बच्चों, इकोनॉमिक्स लाभ और हानि की बात करता है, डिमांड्स और सप्लाई की बात करता है। अर्थशास्त्र से इसका संबंध नहीं है। ये सामयिक संश्लेषण या कि टेम्पोरल सिंथेसिस से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। समाजशास्त्र में भी हम समाज की तमाम गतिविधियों को देखते हैं। ज्योग्राफी बात करता है स्पेशल एनालिसिस की, यानी स्थानिक संदर्भ में दो या दो से ज़्यादा तत्वों में जो अंतर है, इनके कारणों की, व्हाट, वेयर एंड वाई, इन संदर्भों में इन प्रश्नों के साथ इसको सॉल्व करता है। इसलिए ये प्रश्न का उत्तर ज्योग्राफी भी नहीं है। हिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जो कि समय के संदर्भ में, यानी किसी भी तत्व को समय के अलग अलग बिंदुओं के हिसाब से 1901 में, उसके बाद 1911 में, उसके बाद 1951 में, इस तरीके से समय के आधार पर, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टडी करता है। टेम्पोरल एनालिसिस की बात करता है। टेम्पोरल एनालिसिस एज वेल एज टेम्पोरल सिंथेसिस, सब चीज़ों को मिला करके बात करता है। जहाँ पर भी सामयिक संदर्भ की बात आएगी वहाँ पर हिस्ट्री को पहला स्थान दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हिस्ट्री है, इतिहास है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस? जीपीएस एक तरह का नेविगेशन सिस्टम है और ये जो नेविगेशन सिस्टम है ये यूएसए का है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो नेविगेशन सिस्टम है उसको हम जीपीएस कहते हैं और पॉपुलरली हम हर तरह के पोजीशनिंग सिस्टम के लिए जीपीएस शब्द इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जीपीएस जो नेविगेशन सिस्टम है वो अमेरिका का है, यूएस का है। और अमेरिका का जो सबसे बड़ा राइवल कंट्री जिसको आप मानते हैं, रशिया, रशिया के पास अपना खुद का एक नेविगेशन सिस्टम है। वो जीपीएस पर काम नहीं करता है, वो काम करता है ग्लोनॉस पर। ग्लोनॉस इज़ ऑल्सो पोजिशनिंग सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम, लेकिन ये संबंध रखता है, दिस इज बिलोंग्स टू रशिया। और जीपीएस जो सिस्टम है दिस बिलोंग्स टू यूएस। ये यूएस का नेविगेशन सिस्टम है। जीपीएस की अगर फुल फॉर्म की बात करें, इसके पूर्ण रूप की बात करें, जीपीएस इज़ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये स्थानिक जो संश्लेषण है उनकी बात करता है। एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तंत्र है जो कि किसी भी स्थान की पोजीशन को दिखाता है, हमारे ग्लोब पर उसकी पोजीशन किस प्रकार से है इसके बारे में जानकारी देता है। बहुत सारे और देश भी इसमें प्रयासरत हैं अपने नेविगेशन सिस्टम को बनाने के लिए। भारत ने भी अपना एक नेविगेशन सिस्टम बनाया है। यूएस के जीपीएस और ग्लोनॉस रशिया के सिस्टम की तरह भारत के पास भी अपना एक नेविगेशन सिस्टम है जिसको गगन नाम दिया गया है। जियो ऑगमेंटेड, जी इज़ फॉर जियो ऑगमेंटेड जीपीएस एडेड नेविगेशन, दिस इज जीपीएस सिस्टम फॉर इंडिया, गगन, GAGAN। जीपीएस के फुल फॉर्म के बारे में इस प्रश्न में पूछा गया था। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 4,
दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिलेटेड टू सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, निम्नलिखित में से कौन सा क्रमबद्ध भूगोल से संबंधित है। ये सभी जो 4 विद्वानों के नाम दिए गए हैं, ये सिस्टमैटिक ज्योग्राफी से किनका संबंध है। कार्ल रिटर का नहीं, गुटेनबर्ग का भी नहीं, हब्बल का भी नहीं, हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की बात हमने पहले प्रश्न में डिस्कस की थी। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का संबंध था सिस्टमैटिक ज्योग्राफी से, या क्रमबद्ध तरीके से भूगोल को पढ़े जाने में इनका यकीन था। हमने अप्रोचेस को पढ़ा है अपने फर्स्ट चैप्टर में, अप्रोचेस यानी उपागम के बारे में, वो कौन से तरीके हैं जिससे ज्योग्राफी को पढ़ा जाए। तो ऐसे 2 तरीके प्रचलन में हैं, एक सिस्टमैटिक तरीका है, सिस्टमैटिक या क्रमबद्ध तरीका, और दूसरा तरीका है रीजनल अप्रोच का। रीजनल अप्रोच में सबसे बड़ा नाम माने जाते हैं कार्ल रिटर, ये एक जर्मन विद्वान थे, और जर्मनी के एक दूसरे बड़े विद्वान हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इनका जो विचारधारा था वो सिस्टमैटिक तरीके से ज्योग्राफी को पढ़े जाने पर था, यानी सिस्टमैटिक अप्रोच के, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के सपोर्टर के तौर पर हम वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को जानते हैं। अपने प्रश्न में वापस आ जाते हैं। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी से संबंधित भूगोलवेत्ता का या विद्वान का नाम बताना है। हम्बोल्ट इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी एसोसिएटेड विद लैंडफॉर्म्स, भूगोल की कौन सी शाखा है जो स्थल रूपों से संबंधित है। क्लाइमेटोलॉजी की अगर हम बात करें, क्लाइमेटोलॉजी इज कंसर्न विद एटमॉस्फेयर, तो ये सही उत्तर नहीं है। ओशनोग्राफी इज एसोसिएटेड विद द हाइड्रोस्फेरिक सेक्शन, तो इसका संबंध भी नहीं है। जियोमॉर्फोलॉजी यानी भूआकृति विज्ञान की बात करें तो इसका संबंध स्थल रूपों से, यानी लैंड सरफेस पर जो चीज़ें होती हैं उससे जुड़ा हुआ इसका है, यानी जियोमॉर्फोलॉजी इसका सही उत्तर है। लैंडफॉर्म्स यानी स्थल रूपों से संबंधित जो भूगोल की शाखा है, भौतिक भूगोल की शाखा है, उसको हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। भूगोल का अगर हम डिवीजन भी देखें, भौतिक भूगोल का डिवीजन देखा जाए भूगोल में, अगर क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से देखा जाए तो भौतिक भूगोल की उपशाखाओं में स्थल रूपों से संबंधित जो इसकी ब्रांच है उसका नाम भूआकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी है। और बगल के चित्र से भी स्पष्ट है कि जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो सरफेस पर, यानी लैंड सरफेस पर जो चीज़ें अवेलेबल हैं और उनमें जो भी प्रक्रियाएं काम करती हैं स्थल पर, लैंड पर, उससे जुड़ा हुआ ये भूगोल का उपशाखा है, भौतिक भूगोल का उपशाखा। दिस इज जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलें। Which one of the following question is related to the location of phenomena? बच्चों, ज्योग्राफी में हम जानते हैं there are 3 बेसिक और बिग क्वेश्चंस रिलेटेड टू ज्योग्राफी जिसको हम भूगोल में अध्ययन करते हैं, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। इनमें से व्हाट फिनोमेना की बात करता है, वेयर यानी ये लोकेशन की बात करता है, कहाँ पर कोई भी चीज़ है उसके स्थिति की बात ग्लोब पर करता है। जब हम किसी भी तत्व का अध्ययन करते हैं तो ग्लोब पर उसकी हम इस्तेमाल करते हैं, ग्लोब यानी पृथ्वी पर उसकी पोजीशन कहाँ पर है, और उसके जरिए फिर हम उसकी मैपिंग करते हैं, यानी ग्लोब और मैप ये दोनों ही चीज़ें जुड़ी हैं जो कि ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली इस्तेमाल की जाती हैं, दूसरे और विषयों से इसको अलग करती हैं। जब भी हम किसी तत्व का अध्ययन करते हैं तो वो तत्व क्या है, दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट, और उसके बाद वो कहाँ पर है यानी वेयर, उसकी लोकेशन से ये प्रश्न जुड़ जाता है। तो दूसरा बेसिक क्वेश्चन ज्योग्राफी का है वो वाई है, जो कि तत्वों की अवस्थिति या उनकी लोकेशन से जुड़ा हुआ है। तो सही इस प्रश्न का सही उत्तर है वेयर यानी कहाँ। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वाज द टाइम ऑफ इरेटोस्थेनीज, इरेटोस्थेनीज का समय क्या था। बच्चों, इस सभी विकल्पों में 294 टू 176 BC का जो समय है, 294 से लेकर 176 BC का समय, ये इरेटोस्थेनीज का जीवन काल का समय है। इरेटोस्थेनीज जिनके बारे में हम जानते हैं, इरेटोस्थेनीज का समय तो मैंने बताया आपको 276 से लेकर 194 BC है, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के काफ़ी पहले इनका जन्म हुआ था, और उनके जन्म से पूर्व ही, यानी ये दोनों ही समय BC हैं, बिफोर क्राइस्ट के समय हैं। इरेटोस्थेनीज एक ग्रीक स्कॉलर थे, ग्रीक मैथमेटिशियन, पोएट, ज्योग्राफर, एस्ट्रोनॉमर के तौर पर इनकी पहचान की जाती है। बहुत सारे गणितीय या ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का इन्होंने आविष्कार भी किया था, उसका उपयोग किया था गणितीय कल्पनाओं के लिए, परिकल्पनाओं के लिए, उनकी कैलकुलेशन के लिए। साथ में उन्होंने एक बुक लिखी थी ज्योग्राफिया नाम की, जिसमें ज्योग्राफी को एक सब्जेक्ट के तौर पर, एक अध्ययन की शाखा के तौर पर इन्होंने इस्टेब्लिश किया, और ज्योग्राफी एज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी को मानव के घर के रूप में किस प्रकार से अध्ययन किया जाए उसका डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन करने वाला जो विषय उसको ज्योग्राफी नाम दिया, और वहीं से ज्योग्राफी शब्द चल पड़ा। इसीलिए हम पॉपुलरली इनको ज्योग्राफी के फादर के तौर पर इनको कंसीडर करते हैं। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, हु इज़ कंसीडर एज फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो हमारा उत्तर होता है इरेटोस्थेनीज, क्योंकि इन्होंने ज्योग्राफिया नाम की बुक लिखी थी और ज्योग्राफी शब्द इन्होंने सबसे पहली बार अपने ग्रंथ में लिखा था। इनका समय था 294 से 176 BC, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफर गेव हिज ज्योग्राफी डेफिनेशन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन।
कौन से भूगोलवेत्ता की जो परिभाषा है वो क्षेत्रीय विभेदन पर जोर देती है? हम्बोल्ट, रिटर, हार्शोन और हेटनर। क्षेत्रीय विभेदन या एरियल डिफ्रेंसिएशन जैसे ही शब्द आता है, मॉडर्न ज्योग्राफी में इसका संबंध हार्शोन से, रिचर्ड हार्शोन से के साथ जुड़ा हुआ है। रिचर्ड हार्शोन एक अमेरिकन ज्योग्राफर थे, मॉडर्न एरा के एक बहुत बड़ा नाम है, ये सशक्त हस्ताक्षर हैं ज्योग्राफी में। इन्होंने नेचर ऑफ ज्योग्राफी और पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी जैसी बड़ी पुस्तकें लिखी जो कि बहुत सम्मानजनक स्थान रखती हैं आधुनिक भूगोल में। और इनकी परिभाषा में उन्होंने एरियल डिफ्रेंसिएशन पर जोर दिया कि भूगोल एक ऐसा विषय है जो अलग अलग स्थानों पर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ए, बी, सी, इस तरीके से अलग अलग स्थानों पर, यानी पूरे विश्व में ही अलग अलग स्थानों पर कोई जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इनके बीच का जो अंतर है, और वो अंतर उनकी स्थानिकता से जुड़ा है, उनकी एरियल एक्सपेंशन से जुड़ा हुआ है। कोई स्थान अमेरिका में है, कोई स्थान अफ्रीका में है, कोई अंटार्कटिका में है, तो उनकी सिचुएशन पर कैसे फ़र्क पड़ेगा, उनमें एक तरह का विभेद है, एक तरह का उनमें अंतर है। इसी विभेदन का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में उन्होंने ज्योग्राफी को इस्टेब्लिश किया था। और एरियल डिफ्रेंसिएशन शब्द इनके परिभाषा के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये नो डाउट ये जो प्रश्न है ये हार्शोन की बात करता है। एरियल डिफ्रेंसिएशन की जो डिफिनेशन है वो हार्शोन की है। इनकी डिफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक में भी दी गई है। ये डिफिनेशंस हेटनर और हार्शोन की आपकी टेक्स्ट बुक से ली गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर है रिचर्ड हार्शोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 9, एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लेंथ ऑफ इंडिया, भारत के पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी की जो लंबाई है वो कितनी है? बच्चों, एक मैप है जो हमने अक्सर आपने छोटी क्लासेस से भी देखा है इसको, जिसमें भारत की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण लंबाइयों को दिखाया जाता है। उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करें तो ये 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर है, जबकि गुजरात से अरुणाचल का जो पूर्व से पश्चिम की दूरी है ये दूरी है 2933 किलोमीटर्स। तो हमारे इस प्रश्न में हम इस विकल्प की तरफ जाते हैं। 2933 किलोमीटर इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट, ये वास्तविक दूरी है। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, भारत का जो लैंड फ्रंटियर है, स्थलीय सीमा है, वो कितनी है? बच्चों, भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर की। 15,200 किलोमीटर की ये जो सीमा है भारत की, वो पाकिस्तान से शुरू करती है। पाकिस्तान के साथ एक लंबी सीमा है कई सारे राज्यों से होती हुई। उसके बाद थोड़ी सी सीमा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के जरिए, जो भी पाकिस्तान के कब्जे में है, उसके जरिए अफगानिस्तान से भी जुड़ती है। फिर तिब्बत के रूप में चीन के साथ हमारी सीमा है। उसके बाद उत्तराखंड के बाद आगे बढ़ने के बाद नेपाल के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। नेपाल के बाद एक ट्राई जंक्शन है जहाँ पर तिब्बत यानी चीन के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ हमारी सीमाएं हैं। उसके और आगे बढ़ कर के भूटान के साथ सीमाएं, फिर से तिब्बत के रूप में चीन के साथ, और फिर पूर्व में म्यांमार के साथ हमारी सीमाएं बनती हैं काफ़ी लंबी। और सबसे लंबी सीमा हमारी जिस देश के साथ बनती है वो देश है बांग्लादेश। जिगजैग रूप में ये आड़ी टेढ़ी लाइनों के साथ बहुत लंबी दूरी तक ये सीमा बांग्लादेश के साथ हमारी बनती है, और लगभग चारों तरफ से बांग्लादेश हमारे देश से घिरा हुआ है। ये जो पूरी सीमा की लंबाई जिसको मैंने अभी मार्क किया है, ये कुल लंबाई लैंड फ्रंटियर की 15,200 किलोमीटर की लगभग है। इसी के बारे में ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत की इस जो स्थलीय सीमा उसकी लंबाई कितनी है। दिस इज़ 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य देखने के लिए जो विकल्प दिए गए हैं, सिक्किम, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में, सभी भारत के ये भारत के छोटे राज्य हैं। इन सब में भी सबसे छोटा कौन सा है? जब हम ये देखते हैं पॉलिटिकल मैप पर इंडिया के, तो गोवा की पोजीशन में दिखाई देती है, सिक्किम यहाँ पर है, उत्तराखंड इन दोनों की तुलना में काफ़ी बड़ा है। मणिपुर भी एक छोटा राज्य है, लेकिन आप आकार में देख सकते हैं क्रमशः सिक्किम और गोवा सबसे छोटे राज्य हैं, और सिक्किम से भी छोटा यानी सबसे छोटा जो भारत का राज्य है वो राज्य है गोवा। गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये आपको ये फैक्चुअल डेटा है, लेकिन ये याद रहना चाहिए आपको। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये अक्षांशीय विस्तार है भारत का। हम भारत के मैप पर भी इसको देख सकते हैं। भारत के मैप में ये स्पष्ट रूप से दिखता है हमें। 8 डिग्री 4 मिनट ये भारत का सबसे दक्षिणतम जो कन्याकुमारी है वहाँ पर, केप कोमोरिन पर, ये भारत का लैटिट्यूडनल वहाँ का वैल्यू है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और वहाँ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ जो इंदिरा कॉल वाला पॉइंट है, वहाँ तक भारत का अक्षांशीय विस्तार दिखाई देता है। अभी अभी हमने इसको लिखा है अपने अगले प्रश्न में। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, दिस इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, एज पर ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया रैंक्स ऑन विच प्लेस इन द वर्ल्ड। अगर ग्लोबल लेवल पर एरिया वाइज हम देशों की एक सूची बनाए तो सबसे जो पहला देश आएगा रशिया, जो सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज। सेकंड नंबर आता है कनाडा का, उसके बाद यूएसए, फिर नंबर आता है चाइना का। चाइना के बाद स्थान है ब्राज़ील का, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद सातवां जो नंबर आता है वो इंडिया का है। अगर क्रम हम देखें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सेवन्थ जो रैंक है वो इंडिया की है एरिया वाइज। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है सेवन्थ रैंक और 7th प्लेस एज पर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में कौन सा भारत का द्वीप समूह स्थित है। भारत के दोनों ही हिस्सों में, क्योंकि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो एक प्रायद्वीप है, दोनों तरफ सागर हैं, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ अरेबियन सी है। इनमें हमारे पास दोनों तरफ आइलैंड ग्रुप हैं। अरेबियन सी में लक्षद्वीप है, जबकि बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स हैं, यानी द्वीप समूह ग्रुप में अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल में है। हमारे इस प्रश्न में यही पूछा गया था, बे ऑफ बंगाल में हमारा कौन सा आइलैंड ग्रुप है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 15, पाक स्ट्रेट की सिचुएशन पूछी गई है। पाक स्ट्रेट इज सिचुएटेड इन विच प्लेस। बच्चों ये भी बे ऑफ बंगाल पर है, बे ऑफ बंगाल में ही इसकी स्थिति पड़ती है। हम मैप में देख लेते हैं। पाक स्ट्रेट एक जलसंधि है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में है, जहाँ यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, ये प्लेस है पाक स्ट्रेट का, और ये भी बे ऑफ बंगाल का हिस्सा है। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है बे ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 15, पाक जलसंधि यानी पाक स्ट्रेट कहाँ पर है, दिस इज बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 16, दिस क्वेश्चन नंबर 16 इज मिसिंग दिस सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 17 की बात तो एक पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर। स्थल मंडल का वर्णन कौन सा करता है इन चारों विकल्पों में से। क्रस्ट और अपर मेंटल। अपर मेंटल का यानी ऊपरी जो मेंटल है जो कि सॉलिड पार्ट के रूप में दिखाई देता है, वो हिस्सा मिला करके हम उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। ये डायग्राम से स्पष्ट है। लिथोस्फीयर जो है वो बनता है क्रस्ट से, और अपर मोस्ट जो मेंटल है जो कि सॉलिड स्टेट में है, उन दोनों को मिला करके लिथोस्फीयर बनता है। Now crust and upper mantle is the right answer for this question. Next question पर चलें, क्वेश्चन नंबर 18. This is next question. Which one of the following intrusive landform is formed by volcanoes? इनमें से कौन सा ऐसा स्थल रूप है जो कि ज्वालामुखी द्वारा अंतर्भेदी स्थल रूप के रूप में बनता है, यानी इंटरनल एक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है वो। क्रेटर ये सरफेस पर है जहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। शील्ड ये भी ज्वालामुखी के उद्गार और उसके बाद जमाव से बनने वाला एक तरह का एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म है। काल्डेरा ये क्रेटर के और ज़्यादा बड़े हो जाने पर, विस्तृत हो जाने पर ये सरफेस पर बाहर की तरफ ही बनता है, यानी ये तीनों ही विकल्प गलत हैं। डाइक एक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है डाइक। डाइक की अगर पोजीशन हम देखें, इंटरनल पार्ट में इंट्रूसिव लैंडफॉर्म के रूप में बहुत सारे जो फीचर्स हैं, बहुत सारे जो स्थल रूप हैं वो बनते हैं भूमि के अंदर ही। बैथोलिथ, लैपोलिथ, लैकोलिथ, इन सब के रूप में। सिल के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पर हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज रूप में जब जमा होता है तो उसको हम सिल कहते हैं, और जब ये वर्टिकल यानी जब ऊर्ध्वाधर इसका जमा हो जाता है तब हम इसे डाइक कहते हैं। यानी ये सभी जो है वो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है, और यहाँ पर हमारे प्रश्न में पूछे गए विकल्पों में डाइक एक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है, तो ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। विच वन ऑफ द अर्थक्वेक्स वेव ट्रेवल फास्टेस्ट। भूकंपीय तरंगों में सबसे तीव्र गति से यात्रा कौन सी करती है, प्राइमरी, सेकेंडरी या एल वेव। बच्चों हमने तीनों, ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस वेव के रूप में। हमें ये पता है कि जो सिस्मिक वेव्स होती हैं वो उनके दो रूप होते हैं। पहले वाले को हम बॉडी वेव्स कहते हैं, जो भूकंप मूल से पैदा होकर के यानी फोकस से जनरेट होने के बाद ये पूरी अर्थ की सभी हिस्सों से गुजरती हैं, इसलिए इनको बॉडी वेव्स कहा जाता है, सभी जगहों से गुजरने की वजह से। और दूसरा हिस्सा जो है जो कि सरफेस वेव के रूप में जाना जाता है, यानी कि सतही तरंगों के रूप में, जो कि भूमि की, हमारे पृथ्वी के सभी भागों में यात्राएं नहीं करता है, केवल सरफेस यानी धरातल पर ही बनी रहती है। और हमारे सेस्मोग्राफ्स जो हैं वो सबसे पहले जिस तरंग को
डिटेक्ट करते हैं या जो जहाँ पर जो तरंग सबसे पहले सिस्मोग्राफ ग्राफ द्वारा जो है वो ली जाती है, जिसका अंकन सबसे पहले होता है, वो वेव है प्राइमरी वेव। उसके बाद स्थान आता है सेकेंडरी वेव का और सबसे बाद में सरफेस वेव पहुंचती है। तो इनके पहुंचने के क्रम के आधार पर ही हम समझ सकते हैं कि जो सबसे तेज़ गति से चलने वाली जो सिस्मिक वेव है दैट इज़ प्राइमरी या प्राथमिक तरह की जो तरंग है वो सबसे तेज़ गति से चलती है। पी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द रिचर स्केल इज़ नोन एज रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल या रिक्टर मापक का इस्तेमाल या इसको किस रूप में हम जानते हैं, किस रूप में इसका उपयोग किया जाता है? मैग्नीट्यूड स्केल है, मर्केली स्केल है, फ्रीक्वेंसी स्केल है या इंटरवल स्केल है? ये बच्चों रिचर स्केल जो कि हम तीव्रता मापने के लिए भूकंप की इस्तेमाल करते हैं, ये रिचर स्केल एक तरह की लॉग स्केल है, लॉगरिथमिक स्केल कही जाती है। इसको लघुगणितीय मापक कहा जा सकता है। लॉगरिथमिक होने का मतलब ये है कि इसमें हर एक वैल्यू के साथ, जैसे अगर उसकी वैल्यू 1 to 2 होती है, यानी एक रिक्टर स्केल की तीव्रता वाला जो भूकंप है उसकी तुलना में जो 2 रिक्टर स्केल वाली तीव्रता का भूकंप है, इसकी तीव्रता की जो क्षमता है या इसकी जो इसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है वो ऊर्जा इससे 10 गुना ज़्यादा होती है। वैल्यूज़ में 1 से 2 जाने पर ही इसकी जो क्षमता है, इसकी जो तीव्रता है वो 10 गुना बढ़ जाती है। इसी प्रकार से जब आप 2 से 3 की तरफ जाते हैं तो ये और आगे और ज़्यादा इससे 10 गुना बढ़ जाती है, यानी 10 से और 10 गुना बढ़ने का मतलब है ये 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होती है। इसी प्रकार से ऊर्जा का जो विमोचन होता है, जो एनर्जी रिलीज़ होती है, वो एनर्जी फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, ये लगातार 10 गुना बढ़ती चली जाती है। ये 10 से 100 गुना, 100 से 1000 गुना, इस तरीके से लॉगरिथमिक स्केल में हम भूकंपों की ऊर्जा का अंकन करते हैं, ऊर्जा का मापन करते हैं, यानी हमको भूकंप की तीव्रता का पता चलता है कि कितनी मात्रा में ऊर्जा उस भूकंप से जनरेट हुई है। रिचर स्केल या रिटर मापक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीट्यूड मापक के रूप में, तीव्रता मापक के रूप में। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है मैग्नीट्यूड स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 21। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। Which one of the following intrusive landform is developed into a dome shape under the earth? अंतर्भेदी स्थल रूपों के बारे में अभी हमने जानकारी ली। अंतर्भेदी स्थल रूपों में बैथोलिथ वो लैंडफॉर्म है जो कि गुंबद के आकार में बनता है, डोम शेप में बनता है। इसके पिक्चर देखते हैं। अंदर की तरफ जो बड़े जमाव होते हैं वो बैथोलिथ के रूप में होते हैं और ये गुंबद के आकार में या डोम शेप में बनते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है बैथोलिथ। बैथोलिथ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। एस वेव इज सरफेस वेव। एस तरंग धरातली तरंग है, ये फैक्ट ट्रू है या फॉल्स? हमने बॉडी वेव्स और सरफेस वेव के बारे में पढ़ा और बॉडी वेव्स दो तरह की हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और सरफेस वेव के रूप में हम जानते हैं कि एल वेव होती है। यहाँ पर बताया गया है एस वेव इज सरफेस वेव। ये जो तथ्य है वो गलत है, दिस इज अ फॉल्स फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 23। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लेयर इज द इनर मोस्ट इन केमिकल सब डिवीजन ऑफ अर्थ? पृथ्वी के रासायनिक विभाजन में सबसे आंतरिक परत कौन सी है? सियाल, सीमा, निफे के रूप में कौन सी परत है जो सबसे आंतरिक भाग में पाई जाती है? बच्चों, हमने जब अर्थ की इंटरनल पार्ट की जानकारी ली है तो वहाँ पर हमें ये पता है कि अगर हम इसके सभी हिस्सों को 3 भागों में बांट दें, या बल्कि हम बात करें इसके मैकेनिकल सब डिवीज़न की, मैकेनिकल सब डिवीज़न में जो सबसे पहला हिस्सा है, सरफेस से शुरू करके अंदर की तरफ जब जाना शुरू करते हैं, जो सबसे पहला भाग है उसको हम नाम देते हैं क्रस्ट। उसके अंदर का जो भाग है उसको कहा जाता है मेंटल, और सबसे अंदर का जो भाग है यानी बिल्कुल इंटरनल पार्ट, वो कोर है। ये जो विभाजन है ये मैकेनिकल सब डिवीज़न है पृथ्वी के आंतरिक भाग की। और मैकेनिकल सब डिवीज़न के अलावा एक और तरह की सब डिवीज़न की जा सकती है पृथ्वी के आंतरिक भागों की। अगर आप उसका केमिकल सब डिवीज़न करें, मैकेनिकल यानी यांत्रिक विभाजन करने के बजाय अगर आप उसकी रासायनिक आधार पर उसका केमिकल सब डिवीज़न करें, तब भी यहाँ पर 3 परतें बनती हैं। सबसे ऊपर वाले भाग में जहाँ पर सिलिकॉन और एल्युमिनियम के दिखता है उसको हम सियाल कहते हैं। इसके अंदर की जो परत है उसको सीमा कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम के दिखता है। और सबसे अंदर वाला जो भाग है उसको हम नाम देते हैं निफे, क्योंकि वहाँ पर निकल और आयरन जैसे जो हैवी एलिमेंट्स हैं उनकी मौजूदगी है। और इसी की वजह से धरती का जो बिल्कुल आंतरिक भाग है इसका घनत्व तो सबसे ज़्यादा हो जाता है। मोस्ट डेंस जो पार्ट है वो हमारा सबसे इंटरनल पार्ट है, जिसको आप कोर भी कह सकते हैं। और वो बनता है निकल और फेरस जैसे भारी धातुओं से। हमको यही बताना है केमिकल सब डिवीज़न के बारे में। हमारा ये क्वेश्चन है कि केमिकल सब डिवीज़न में
सबसे आंतरिक परत कौन सी है? इनर मोस्ट इन केमिकल सब डिवीजन। अभी अभी हमने पढ़ा सियाल सबसे बाहर की है, सीमा उसके बाद की, और निफे जो है वो सबसे आंतरिक परत है। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है निफे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डेंसिटी ऑफ क्रस्ट इज मैक्सिमम अमंग ऑल। ये फैक्ट सही है या गलत ये हमें बताना है। क्रस्ट का घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है ऐसा बताया गया है, लेकिन अभी अभी हमने इसकी चर्चा की है कि सबसे ज़्यादा घनत्व जिस भाग का होता है हमारे पृथ्वी के आंतरिक भागों में वो कोर है, वो हिस्सा। क्रस्ट की डेंसिटी इन सब में सबसे कम है, तो ये जो फैक्ट है वो फॉल्स फैक्ट है, ये सही नहीं है। अगले प्रश्न पर चलें। क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। इन विच कॉन्टिनेंट कोला बिग ड्रिलिंग प्रोजेक्ट लोकेटेड। कोला बिग ड्रिलिंग परियोजना किस महाद्वीप में स्थित है? ये मानव द्वारा धरती पर किया गया सबसे गहरा छिद्र है, लगभग 12 किलोमीटर गहरा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट यूरोप में पड़ता है, क्योंकि अगर इसकी लोकेशन हम देखें कोला सुपर डीप बोरहोल की, ये पोजीशन नॉर्वे के नज़दीक, नॉर्वे और रशिया की जो बाउंड्री है उसके पास में ये जगह पड़ती है। ये दोनों ही हिस्सा, रशिया की भी अगर हम बात करें तो ये रशिया का यूरोप वाला हिस्सा है। तो कोला सुपर डीप बोरहोल की जो सिचुएशन है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ेगी। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है यूरोप। हमने अपने सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। बच्चों, इसके सभी प्रश्नों को इनके करेक्ट आंसर के साथ आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, और इन सभी चैप्टर्स की इसी तरीके से एक बार रिवीजन भी आपकी हो जाएगी। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।